नमस्कार। L&R क्लासेस BMR में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि L&R क्लासेस BMR का सफ़र कुछ महीने पहले शुरू हुआ था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी से जुड़ी क्लासेस के साथ। और इस प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार की मेहनत हमने की है, जो पढ़ाई की है, उससे जुड़ी सबसे पहली परीक्षा के रूप में जो परीक्षा हुई उसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। और उस परीक्षा में हमारे इस क्लास के मटेरियल से, क्लास में पढ़ाए गए वीडियो विश्लेषण से खूब सारे सवाल हूबहू देखने को मिले। कुछ सवाल तो बिल्कुल हूबहू पेपर में देखने को मिले, कुछ विश्लेषण आधारित मिले, कुछ अलग अलग जगह पर बातचीत की हुई है उसके आधार पर उत्तर मिल रहे हैं। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 17 मार्च 2024 के दिन हुई है, उसके 2 पेपर थे और उसमें से जो द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य से संबंध रखता है उसमें आए ये हूबहू प्रश्नों पर बात करते हैं। जो भी वीडियोस में हमने विभिन्न विषय वस्तु पर बातचीत की और विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बातचीत की, ये उन सभी को मिलाकर लगभग हमारे ऐप से 80% पेपर कवर हो रहा है। जो हमने पढ़ लिया है उसमें से 80% सवाल मिल रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करते हैं जो बिल्कुल हूबहू अपने ऐप से ये पेपर में आए हुए। ये प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार है। तो शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि मार्ग का आधार है। शुद्धाद्वैत के अनुसार जड़ जगत उत्पन्न व नष्ट नहीं होता और इसी पर आधारित पुष्टि है। यानी पुष्टि की जो बात हो रही है वो शुद्धाद्वैत, जो कि वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत दिया है, उसकी एक धारणा है। तो पुष्टि मार्ग का आधार क्या हुआ? वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। अगला सवाल है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि ही हृदय को साथ लेकर। अपनी निबंध कला के विषय में उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो कि हूबहू लिखा हुआ मिल रहा है। जो श्रद्धा एवं भक्ति निबंध हमने पढ़ा उसकी भूमिका में ये कथन हमने किया था कि मेरी अंतर यात्रा आलम के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में गलत कथन है। इस प्रकार का सवाल पूछा गया। इसमें से असंगत कथन अलग करना है, अर्थात गलत कौन सा है आलम के संबंध में। तो इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान है। आलम हालांकि स्वच्छंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, तो उनका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान न होकर, जैसा कि हमने पढ़ा था, यह भाव प्रधान काव्य है। ये सीधा लिखा हुआ है कि इनका काव्य स्थूल वस्तु प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। यहाँ से बात सीधी स्पष्ट हो जाती है। और दूसरे ऑप्शंस पर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंधकार आलम और मुक्तकार आलम को पृथक पृथक माना। तो ये बात भी हमने की थी कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकालीन आलम की तो एक ही रचना मानी है और शुक्ल भक्तिकालीन आलम को अकबर के समकालीन मानते हैं, अर्थात 2 अलग अलग आलम मानते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एक ही आलम को मानते हैं। और कवित्व परंपरा की बात भी हम कर रहे थे, तो यहाँ से इस प्रकार से सवाल आया है। आलम केली इनकी रचना है, ये भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है।
अगला है छायावाद के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी गलत कथन कौन सा है, फिर से इसी प्रकार का सवाल। और छायावादी काव्य विषयनिष्ठ व वर्णन प्रधान है। विषयनिष्ठ और वर्णन प्रधान कौन सा काव्य था? द्विवेदी युग तक का काव्य। द्विवेदी युग का जो काव्य है वो मुख्य रूप से विषयनिष्ठ था और वर्णन की उसमें प्रधानता थी, इतिवृत्तात्मकता थी, जिसके स्थान पर छायावाद में क्या महत्वपूर्ण हो जाते हैं? सूक्ष्म भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने यहाँ पर बात की थी कि सूक्ष्म भावों की, स्थूल की जगह सूक्ष्म की व्यंजना करना छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है, और सीधा सा यहाँ से सवाल देखा गया। बाकी विशेषताएं भी यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय भाव स्वातंत्र्य है, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से सारे ऑप्शंस यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात है तो उनको पढ़ा था, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के रूप में ही सबसे पहले कवि के रूप में हमने क्या पढ़ा था? माखनलाल चतुर्वेदी को ही पढ़ा था। श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। श्याम नारायण पांडे जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? तो ये सीधी सी रचनाएं हैं जिन पर हम बात कर रहे थे, तब भी बार बार बात कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण थी उनकी हल्दी घाटी, जो कि एग्जामिनर ने दी नहीं, उसकी जगह नाम लिख दिया प्रताप का। तो यहाँ से रचनाएं देखिए, हल्दी घाटी, जोहर, तुमुल, रूपांतर, आरती और जय हनुमान। इनमें से आरती, जोहर और तुमुल, जोहर, तुमुल और आरती, ये तीन रचनाएं आ गई। और प्रताप जो है वो श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। तो ये भी सीधा सवाल यहाँ अपनी स्लाइड से देखा जा सकता। रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह नहीं है। रघुवीर सहाय की रचनाएं जब हम पढ़ रहे थे तब भी ये हम बात कर रहे थे, और हमेशा हमें पता रहता है कि रघुवीर सहाय प्रयोगवाद की महत्वपूर्ण स्तंभ है। इनकी रचनाएं तो अक्सर नेट वगैरह के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण कवि है। तो इनकी रचनाएं क्रमवार तरीके से बात की थी, उसमें से देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, ये हमने पढ़ी। तो हंसो हंसो जल्दी हंसो यहाँ से आ गया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, आत्महत्या के विरुद्ध, और ये तीनों रचनाएं यहाँ से सीधी आई है। और घाटी का आखिरी आदमी इनकी है नहीं। अगला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में असंगत है। यानी कि सवाल हर तरीके के आए हैं, कुछ रचनाएं किसकी है इस प्रकार के भी आए हैं, और अधिकतर प्रवृत्तियों से जुड़े आए हैं, और उसमें भी संगत असंगत पर विशेष बल दिया है, जिस पर हम बार बार बात कर रहे थे कि इस प्रकार के सवाल आने की प्रबल संभावना है। तो मैथिली शरण गुप्त के इस साहित्यिक जीवन पर, उनकी मुख्य प्रवृत्तियों पर हमने जो जो बातें की थी उनमें से ही ये सवाल आया है। तो देखिए, क्लिष्ट खड़ी बोली में काव्य रचना, क्लिष्ट खड़ी बोली नहीं थी, ये हमने यहाँ बात की कि परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। कैसे खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं मैथिली शरण गुप्त? तो परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन इधर था, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भारत भारती पर बात करते हुए हमने बार बार बात की, और भी खूब सारी रचनाएं इनकी राष्ट्रीय भावना से है। तो कविता का मूल स्वर, ये हमने यहाँ पर बात की है। सवाल भी इसी तरीके से था कि गुप्त जी के संबंध में संगत कथन है। इसी तरीके से हमने बोर्ड पर इस सवाल को हल किया, और इसी तरीके का सवाल असंगत के रूप में यहाँ देखने को मिला है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के प्रमुख मतलब स्तंभ मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। तो मूल स्वर उनका क्या है? राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावना। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन वाला ऑप्शन है। तो गृहस्थ्य रस की संज्ञा कौन देते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के साकेत में आए पारिवारिक प्रसंगों के कारण वे गृहस्थ्य रस की संज्ञा दे देते हैं। इस वजह से गृहस्थ धर्म की बात भी पर हो गई थी। तो हम जब बात कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त के बारे में, तब ये सारी उनकी विशेषताएं हैं, उन पर हमने बात की।
इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो भूषण की रचनाओं पर सीधी सी बात हम कर रहे थे कि भूषण की निम्नलिखित 6 रचनाएं मानी गई है। उन्हीं में से आई है सेवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, हम बात कर रहे थे। छत्रसाल दशक जिसमें 10 छंद है बुंदेली गाथा का, इसमें यशोगान मिलता है। और सेवा बावनी शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे 52 छंद है। और अलंकार पंचाशिका जो रचना है वो मतीराम की है, और मतीराम पढ़ते वक्त हमने इस पर बात की थी। जो महत्वपूर्ण कवि है उन्हीं की रचनाएं अधिकतर पूछी जाती है, और उन्हें तो श्योर याद करना ही होता है। रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये रीतिकाल के कवियों की रचनाएं हैं, उनमें से पूछा गया है। तो जो याकूब खां है उनकी रचना रसभूषण है, रस से जुड़ी हुई रचना, जिसमें नव रस का विवेचन है। यहाँ पर हमने बात की कि नायक नायिका भेद और नव रस का विवेचन किसमें मिलता है? याकूब खां के रसभूषण में। तो रचना पूछ ली गई है। क्यों महत्वपूर्ण है? रस के विवेचन के कारण नव रस यानी 9 के 9 रसों का विवेचन रसभूषण में मिलता है, और नायक नायिका भेद भी, इसलिए ये महत्वपूर्ण रचना, इस पर हमने बात की। और आलम की आलम के लिए ये भी लौकिक प्रेम की भावात्मक और परंपरा मुक्त अभिव्यक्ति। इस प्रकार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं आलम, परंपरा मुक्त। परंपरा से रीति मुक्त कवियों का ज्यादा लेना देना नहीं रहा। उन्होंने स्वच्छंद रूप से अपना काव्य लिखा, उनमें आलम प्रमुख है। इसका मूल वर्ण विषय श्रृंगार और भक्ति रहा है। और श्रीपति की सरोज कलिका और काव्य सरोज रचनाएं हैं। और उसके साथ ही साथ जो लाल कवि है उनकी जनक पचीसी नहीं है, उनकी रचना है छत्र प्रकाश, जो राजा छत्रसाल के बारे में लिखी गई है। इस पर हमारी बात हुई। और जनक पचीसी किसकी रचना है? मंडन की रचना है। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति है कबीर दास की। यहाँ हम कबीर के बारे में पढ़ते हुए बात कर रहे थे कि कबीर राम के नाम की महिमा का वर्णन करते। वे दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जगत तो ये जानता है कि दशरथ पुत्र राम के रूप में, लेकिन राम नाम का मर्म जिसने जान लिया, भेद जिसने जान लिया, वो ज्यादा बड़ा भक्त होगा। तो राम के नाम के मर्म की बात कौन करते हैं? कबीर करते हैं। तुलसी के यहाँ पर राम के नाम और दशरथ पुत्र राम का महत्व है, लेकिन कबीर के यहाँ पर जो राम है उनका नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका साकार रूप तुलसीदास के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन कबीर के लिए तो केवल राम का नाम महत्वपूर्ण है। तो दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, ये सीधी पंक्ति यहां से आई है जो हमने स्लाइड में बात की। इसमें से मतीराम रचित ग्रंथ कौन सा है? मतीराम की रचनाएं ये लगातार सबसे पहली रचना के रूप में हम बात कर रहे थे फूल मंजरी की, जो उन्होंने जहांगीर की आज्ञा से लिखी थी। और मतीराम के ग्रंथों की बात कर रहे थे तो इनको हमने कई बार रिपीट किया था कि क्रमवार रूप में भी आ सकता है, लेकिन क्रमवार नहीं आया। पूछ लिया कि मतीराम की कौन सी रचना है। तो जहांगीर की आज्ञा से इन्होंने लिखी थी फूल मंजरी। 60 दोहे हैं, किसी न किसी फूल का वर्णन है। यानी नाम क्या है? फूल मंजरी, तो वर्णन भी किसका? किसी न किसी का उल्लेख किया गया है। तो ये यहां से सीधा सवाल। नाभादास कृत भक्तमाल के अनुसार रामानंद के प्रमुख शिष्यों की संख्या मानी जाती है। ये हम बात कर रहे थे कि रामानंदी संप्रदाय में गुरु रामानंद के 12 शिष्यों की बात होती है। तो 12 शिष्य है रामानंद के। सीधी सी बात, सीधा सवाल इधर से आया है। जो महत्वपूर्ण बातें होती है, भले ही वे अवधारणा के रूप में हो, तथ्य के रूप में हो, अक्सर सवाल वहां से बन जाते हैं। हम अगर पढ़ते वक्त
ध्यान से देखें कि कहाँ से सवाल बन सकता है, तो हमारी तैयारी को एक धार मिलती है और वो धार परीक्षा में काम आ जाती है। अक्सर जिस बात पर जोर दिया जाता है कि यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, वहां से कई सवाल देखे गए हैं। हम क्लास में बात करते करते बार बार करते थे कि संगत असंगत का, सत्य असत्य का, असत्य कौन सा, गलत कौन सा, इस प्रकार के सवाल आएंगे, इस प्रकार की अवधारणाओं के सवाल आएंगे। खूब सारी अवधारणाओं पर हमने कक्षा में बात की थी, तथ्य भी किए थे और साथ साथ अवधारणाएं भी की थी। तो तथ्य और अवधारणाओं का मिश्रण के रूप में पेपर देखा गया और बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर आया है। दिनकर के बारे में असंगत है, यानी दिनकर हमारे जो सिलेबस में दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त है, ये विशेष तौर पर कवि थे और यहाँ से सवाल आए भी हैं। तो दिनकर का क्या सवाल आया कि दिनकर के बारे में असंगत है। सीधा आया, कुरुक्षेत्र हमारे देश के छठे दशक की भाव चेतना को चुनौती देने वाली रचना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र कब लिखा गया, 1946 में। कम से कम कक्षा में 3 या 4 बार हमने बात की कि कब लिखा गया, 1946। कुरुक्षेत्र कब लिखा गया, 1946। तो यहाँ से सीधा 46 आया है, तो छठे दशक की भाव चेतना होगा ही नहीं। पहली बात, सीधा ही कट हो जाता है। दूसरी बात, हम यहाँ बात कर रहे थे कि इसकी रचना दोनों विश्व युद्धों के बाद एवं भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के चरम उत्कर्ष। तो स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसका चरम उत्कर्ष कब होगा, जो 1940 के आसपास का पीरियड था। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध, बाद में द्वितीय विश्व युद्ध 39 में, और 39 के बाद का जो समय है यही स्वतंत्रता संघर्ष का चरम उत्कर्ष काल था। और इसी समय की जो भावनाएं है वे कुरुक्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो छठा दशक लिखने के कारण ये कथन क्या हो गया, असंगत हो गया। और इसकी जगह होना क्या चाहिए था, दोनों विश्व युद्धों के बाद और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के चरमोत्कर्ष काल का वर्णन है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई लेना देना नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किनके संदर्भ में है, ये हम पढ़ रहे थे, तभी बात कर रहे थे कि आचार्य शुक्ल के कथन तो आने ही है, उनको तो हमें ध्यान में रखना ही है। आचार्य शुक्ल आधार स्तंभ है और बहुत सारे कथन उनके हूबहू देखने को मिले हैं। तो सीधा यहाँ से सिद्ध साहित्य का अपभ्रंश काव्य का प्रकरण 2 का कथन आया है। जैसा हम बात कर रहे थे, ये अंडरलाइन करके और बार बार इस परिभाषा को तो हमने कक्षा में पढ़ा था, बोला था कि किस प्रकार से आ रहा है। क्या वे कहते हैं, आचार्य शुक्ल सिद्धों और योगियों की रचनाओं से जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों व दशाओं से कोई सीधा संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य में नहीं आते। बार बार यही बात आती है कि आचार्य शुक्ल इन्हें क्या मानते हैं, सांप्रदायिक या धार्मिक रचनाएं मानते हैं, जीवन से इनका सीधा संबंध नहीं मानते। किसका, सिद्धों और योगियों का। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब वापस शुक्ल की बात करते हैं तब वे यहाँ पर सिद्ध, योगी और जैन कवियों की भी बात साथ में कर देते हैं। तो द्विवेदी जी के अनुसार कभी पूछा जाए तो जैन भी साथ में आ जाएंगे कि आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रचनाएं सांप्रदायिक श्रेणी में आ जाती। तो ये यहाँ से अपनी क्लास में से सीधा सवाल देखने को मिला। फिर है आदिकालीन जैन साहित्य विषयक असंगत तथ्य है। अवधारणाएं ज्यादा महत्वपूर्ण रही, अवधारणाओं आधारित ही सवाल आए। तो अवधारणाओं को हमने इस तरीके से समझा था, उपविभाजन करते हुए, जैसे जैन साहित्य का। तो आदिकालीन जैन रचनाकारों की हिंदी अर्धमागधी से अधिक प्रभावित है, ये कथन लिखा हुआ है। यहाँ पर एक रचना की हम बात कर रहे थे, साव्य धम दोहा। तो उसमें भाषा जो आई वो नागर अपभ्रंश आई है। और दूसरी बात है कि जैन पश्चिम क्षेत्र में थे, ये हमने बार बार बात की है। और पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर
सौरसेनी या नागर अपभ्रंश के रूप चल रहे थे, अर्धमागधी के रूप नहीं चल रहे थे। तो ज्यादा प्रभावित होने की संभावना किससे है? वो है सौरसेनी हो सकती है, नागर अपभ्रंश हो सकती है, पश्चिमी क्षेत्र की अपभ्रंश हो सकती है। और जैन साहित्य में शांत रस है, ये सीधा यहाँ पर पड़ा है पहला ही ऑप्शन कि जैन साहित्य में, ये यहाँ पर सवाल के रूप में हमने बात की थी कि जैन आचार्यों के साहित्य में मुख्य रस कौन सा है? शांत रस। और आदिकालीन जैन रचनाकारों की जैन साहित्य में श्रृंगार रस का वर्णन भी मिलता है। तो ये 4 प्रकार का विभाजन है, इसमें ये श्रृंगार प्रधान मुक्तक काव्य दे रखा है, तो श्रृंगार का वर्णन भी सीधा जैन साहित्य में मिलता है। टब्बा जो है उस पर ये एक टीका के रूप में लिखा जाता है, जैन साहित्य में आता है, जो टीका के रूप में है, इस पर हमने बात नहीं की। मधुमालती नामक सूफी ग्रंथ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी मधुमालती के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये सवाल पूछा गया। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की। तो मंजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, मधुमालती सीधा पहला तो यहां से हो गया। एक आया कि मधुमालती का नायक मधुमालती की प्राप्ति के साथ ही प्रेमा के परिणय निवेदन प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है। इसी बात पर सबसे ज्यादा कक्षा में बात हुई कि जो मनोहर है मधुमालती ग्रंथ का नायक, वो ही पूरे सूफी काव्य में एक ऐसा नायक है जो एक पत्नी में निष्ठा रखता है। इसलिए ये देखिए, यहाँ पर हमने बात की कि कवि का लक्ष्य प्राय प्रेम के उच्च उदात्त स्वरूप की व्यंजना, तो ये यहाँ पर प्रेम के उच्च उदात्त स्वरूप की व्यंजना, ये कथन आ गया। दूसरा है नायक के प्रेम की गंभीरता एवं एकोन्मुखता का परिचय इस बात से मिलता है कि वह एक और तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के प्रयास करता है, कष्ट सहता है, और दूसरी और महासुंदरी प्रेमा के परिणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसे अपनी बहन के रूप में प्रेमा को मनोहर स्वीकार करता है, और प्रेमा और ताराचंद उपनायिका उपनायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी इस पंक्ति से हमारा सवाल बना है कि उसके परिणय प्रस्ताव को यहाँ लिखा है स्वीकार कर लेता है, लेकिन स्वीकार नहीं, उसने क्या कर दिया था? उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हिंदी के रीतिकालीन कवियों की स्रोत सामग्री की दृष्टि से असंगत है। तो स्रोत सामग्री पर हमने प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर 3 शैलियों पर बार बार बात की थी। यहाँ पर चार्ट बनाया था और बात की थी कि कौन से स्रोत से क्या लिया गया है, कौन कौन सी रचनाएं किससे जुड़ी हुई है, और यहीं से सवाल आया है। जैसे ये है कि छंद विवेचन के लिए रस तरंगिणी का आश्रय मुख्यतः लिया गया। रस तरंगिणी सीधी बात है, रस मंजरी और रस तरंगिणी जो है भानुदत्त की रचनाएं हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे। तो रस तरंगिणी रस मंजरी दोनों किसके आधार बने थे? ये रस के आधार बने थे, और नायक नायिका भेद के आधार बने थे, न कि छंद के। छंद के आधार तो क्या थे? व्रत रत्नाकर भट्ट केदार आदि रचनाएं थी, जो वास्तव में छंद से जुड़ी हुई रचनाएं थी, पिंगल शास्त्र से जुड़ी हुई रचनाएं थी। और सर्वांग विवेचन के लिए ये देखिए काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, इसके आधार पर ये कवि कल्पतरु, शब्द रसायन, रस रहस्य, ये सारी रचनाएं लिखी गई। और रीति निरूपण के लिए ध्वनि परवर्ती उन्हीं आचार्यों को अपना आधार बनाया जिनके ग्रंथ सुबोध थे। मुख्य आधार किसका बना है? यहाँ से सीधा देखिए काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, कोल्यानंद, ये मुख्य आधार बने हैं। ये ध्वनि संप्रदाय के बाद के हैं, उसके पहले के नहीं है। तो दंडी वगैरह को जब केशवदास ने स्वीकार किया तो केशवदास को आचार्य शुक्ल मानते हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं मान सकते, क्योंकि मुख्य प्रवृत्ति जो है उसमें आधार काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, चंद्रालोक इत्यादि का लिया गया है। केशव इनको आधार के रूप में मुख्य रूप से नहीं अपनाते हैं। हिंदी सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
ये सवाल आया। इसमें सीधा सा देखिए, सूफी काव्य में वर्णित कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत अरबी फारसी का साहित्य है। इस पर हम बात कर रहे थे कि सूफी कवियों ने कथा वस्तु में मुख्यतः 4 स्रोत रखे। कौन से 4 स्रोत रखे, उसी में से ये हमारा सवाल बनेगा। तो प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियां, तो कथानक रूढ़ियां कहां से ली? सीधी स्पष्ट बात यहां से अपनी स्लाइड से हो रही है कि संस्कृत और प्राकृत से। तो अरबी फारसी से कथानक रूढ़ियों का कोई लेना देना नहीं, ये सीधा कथन गलत हो रहा है, इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे भी ऐतिहासिक की बात भी यहाँ पर हो रही है, लोक प्रचलित की बात हो रही है, स्वाभाविकता की अपेक्षा वैचित्र्य की बात सीधी की सीधी हूबहू लाइन और इम्पोर्टेंट भी लिख रखा था, और कम से कम 4 या 5 बार इस पंक्ति को रिपीट भी किया था कि इस तरीके का सवाल आ सकता है। इसमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ तो महत्वपूर्ण है ही, इन पर हम कक्षा में बार बार बात करते आए हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में उन्होंने लिखा, उद्भव विकास 1952 में लिखा, और आदिकाल 1952 में ये भी लिखा गया, और स्वतंत्र लेखों का ये संकलन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल छोटी पुस्तक है जिसमें अलग अलग लेख एक जगह संकलित किए गए हैं, और 10 अध्याय इसमें है। इस पर हम बात कर रहे थे, सीधा सा यहाँ से सवाल आया है। 3 रचनाएं दे दी द्विवेदी जी की और एक दूसरी। धर्मवीर भारती की व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में गलत विवरण है। गलत विवरण, असंगत विवरण, संगत विवरण, इसी बात पर पूरा पेपर ध्यान देने की, बहुत अधिक ध्यान देने की थी। और यहाँ पर देखिए 7 गीत वर्ष के बारे में संगत कथन है, यहाँ पर हमारे भी इसी तरीके का सवाल बनाया हुआ था। तो यहाँ से ये जो पंक्ति आई है, 7 गीत वर्ष की समस्त कविताओं में यही किशोर भावुकता व्याप्त है। यहाँ पर हम जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या लिखा था कि 7 गीत वर्ष की कविताओं में कवि की रूमानी भावुकता ने यथार्थ की गहराई पा ली। क्या पा लिया? यथार्थ की गहराई पा ली, यथार्थ की गहराई, और किशोर भावुकता को छोड़ दिया था। अलग से लिख रखा है हाईलाइट करके कि रूमानी का अर्थ क्या है, किशोर भावुकता, उसे छोड़ करके, और धर्मवीर भारती किसको पा लेते हैं? यथार्थ की गहराई को पा लेते हैं। तो हूबहू ये पंक्ति हमारे आई है। बाकी मूर्तता और पारदर्शिता वाला ऑप्शन भी सीधा दे रखा है। और जब हम बात करते हैं तब बार बार कहते हैं कि ये कथाकार भी थे, नाटककार भी थे, समीक्षक भी थे, और एक अच्छे संपादक भी थे। बहुत ही अच्छे सवाल, और जिस प्रकार से हमने जिस मतलब एक आधार, एक रणनीति बनाकर जिस प्रकार तैयारी की थी, जिस प्रकार से सोचा था, उसी प्रकार से कई सारे सवाल आए हैं। मन में कहीं ना कहीं लग रहा था धर्मवीर भारती है, गुप्त जी है, पंत जी है, उनके बारे में बड़ा अवधारणा वाला सवाल आने की पूरी संभावना है, और वैसा भी हुआ है। प्रसाद की परले की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा, और पंत की परिवर्तन कविता में प्रवृत्ति की दृष्टि से प्रमुख समानता है। यहाँ से 3 कवियों के बारे में एक कथन आया, जिस पर हम कक्षा में बात कर रहे थे कि सवाल के रूप में कि छायावाद के बारे में संगत कथन कौन सा है। इस प्रकार का सवाल बनाकर हमने बात की, जिसमें एक कथन था, प्रसाद की परले की छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा, और पंत की परिवर्तन शीर्षक कविताएं जीवन के मूर्त स्थल आख्यानों और प्रसंगों को या प्रकृति परिवर्तनशीलता के तथ्य को चित्रित करती हुई भी तीव्र अनुभूति की अविच्छिन्न धारा के कारण तथा सौंदर्यमय सांकेतिक बिंब विधान के कारण सहज ही छायावादी काव्य
के मूल भाव मूलक संवेदना से जुड़ जाती है। तो ये मूर्त, स्थूल आख्यान और प्रकृति की परिवर्तनशीलता का चित्रण इन तीनों कविताओं में मिलता है। ये बात हम कर रही थी। पद्मावत के संबंध में असंगत है। असंगत का सवाल आया। सबसे पहला कथन है पद्मावत के अधिकतर पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी माने गए हैं। तो यहाँ पर सवाल के रूप में हमने एक बनाया था कि पद्मावत के संबंध में संगत है, जिसमें पहला ही ऑप्शन था विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक है। विभिन्न पात्र किसके प्रतीक है? दार्शनिक तत्वों के प्रतीक है। तो ये पहला सही हो गया। दूसरा, पद्मावत में भारतीय दर्शन, ज्योतिष, काम शास्त्र, बागवानी आदि के परंपरागत ज्ञान। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो प्रकृति के विविध दृश्यों, वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, इन सब का वर्णन, बागवानी का वर्णन भी देखने को मिलता है। और तीसरा है पद्मावत में कथा काव्य की रूपों का प्रयोग नहीं हुआ है। पद्मावत में कथा काव्य की रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है, सटीक रूप से हुआ है। इस पर हमने बार बार बात की। जैसे नागमती वियोग खंड पढ़ते हैं तो 12 मासे का वर्णन पढ़ते हैं, और उसको पढ़ते समय भी हम बार बार बात कर रहे थे कि कथानक रूढ़ी का प्रयोग जायसी करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पर बात करते हुए कथानक रूढ़ियां कहाँ से ली गई? प्राकृत और संस्कृत से ली गई। इस पर भी हम बात कर रहे थे। सूफी काव्य यानी जायसी का पद्मावत सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। सूफी काव्य की बात हो या पद्मावत की बात हो, लगभग एक ही बात होती। रीति कविता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः मानी जाती है? कई परीक्षाओं में आया हुआ सवाल, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है कि रीति काव्य की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में लिखी हुई है। 2 प्रमुख प्रवृत्तियां डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ पर सवाल के रूप में दिया है हमने कि डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका में रीति काल की 2 मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी मानते हैं। हूबहू सवाल जैसा यहाँ पर एक ही प्रवृत्ति पूछी है, अपन ने यहाँ पर दोनों प्रवृत्तियों पर बात की थी कि 2 मुख्य प्रवृत्तियां हैं। 2 कौन सी है? देखिए, एक है रीति निरूपण या आचार्यत्व और दूसरी है श्रृंगारिकता। तो इसमें राज प्रशस्ति, नीति और भक्ति, ये कैसी है? गौण प्रवृत्तियां हैं। इस पर भी हमने बात की। और मुख्य प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिकता है। सीधा यहां से सवाल आया। सेनापति के बारे में कौन सा कथन गलत है? सेनापति जब पढ़ रहे थे तभी मन कर रहा था कि इनके बारे में बड़ा सवाल ही आने वाला है, और आया है। और इस प्रकार का आया है सीधा सा। देखिए पहला ऑप्शन, सेनापति यमक अलंकार के प्रयोग के कारण विशेष रूप से ख्यात है। पसंदीदा अलंकार, सीधा हमने लिखा कि पसंदीदा अलंकार कौन सा है। बार बार बात की थी कि सेनापति का पसंदीदा अलंकार कौन सा? तो श्लेष है। सेनापति को कौन सा अलंकार पसंद है? श्लेष है। तो पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। और राम कथा के आकर्षक प्रसंग ये रहे। सेनापति राम भक्त थे और राम कथा उन्होंने राम का चरित्र 4थी और 5वीं तरंग में कविता रचना किया है। अगला है सेनापति ने ऋतु वर्णन, तो ये 63 ऋतु का वर्णन किया है। और सेनापति की महत्वपूर्ण रचना क्या है? कविता रचना कर ही महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है। इस पर भी महत्वपूर्ण लिखते हुए, इंपॉर्टेंट लिखते हुए हमने बात की। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? तो देखिए, सर्वांग विवेचन की हम बात कर रहे थे, ये तब बात की। तो देखिए, सर्वांग की ये परिभाषा दी थी कि भाई काव्य हेतु, काव्य लक्षण, प्रयोजन, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, अलंकार, रीति, काव्य गुण, इन सब का विवेचन होगा। ऐसा ग्रंथ क्या होगा? सर्वांग निरूपक होगा। और उसके उदाहरण देखिए, 2 रचनाएं हमने उदाहरण रूप में दी। एक दी चिंतामणि का कवि कल्पतरु और दूसरी देव का शब्द रसायन। इनमें से देव यहाँ पर है
तो उस रस के हैं, पद्माकर भी रस से जुड़े हैं और मदिराम भी रस से जुड़े हैं। मुख्य रूप से अलंकार के संबंध में भी उन्होंने ललित ललाम लिखा। तो यहाँ देव कैसे कवि है, सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। ये हमारा यहाँ स्लाइड में सीधा दे रखा है। इनमें से कौन सा ग्रंथ देव रचित नहीं है? देव की रचनाएं, कवि देव की रचनाएं, रीतिकाल के प्रमुख कवियों में कवि देव आते हैं और इनकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती है। तो 3 रचनाएं सीधी देखिए, अष्टयाम, भवानी विलास और सुख सागर तरंग। ये तीनों रचनाएं हमने बात की थी कि अष्टयाम, भवानी विलास और सुख सागर तरंग जो है नायक नायिका भेद का है, श्रृंगार रस से जुड़ा हुआ है। इसमें कवि का अंतिम लक्षण ग्रंथ ये माना जाता है, इस पर भी बात की थी। तो यहाँ से ये सीधा सवाल, और रस प्रबोध इनका है नहीं, रसलीन का है, वो भी बात कर चुके। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास रचित नहीं है? ग्रंथों के भी सीधे सवाल काफी सारे आए हैं। तो देखिए, केशवदास के ग्रंथों पर हम बार बार जब भी केशव को पढ़ा तो इन रचनाओं को याद क्रमवार करने की कोशिश की थी। कौन से प्रबंध है, कौन से मुक्तक है, इस प्रकार से याद किए थे। तो यहाँ से आया रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी और छंद प्रकाश जो है वो भी कालिदास का है, इस पर भी बात कर ली है। रामानंदी परंपरा से संबंध नहीं है। रामानंदी परंपरा राजस्थान के ये जो संत और भक्त संप्रदाय है, उन संप्रदायों पर हम बात कर रहे थे। तब उसमें से एक संप्रदाय हमने पढ़ा, रामानंदी संप्रदाय, और वहीं से ये सवाल आया है। तो देखिए, यहाँ पर रामानंदी से जुड़ा कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। और देखिए, यहाँ पर हम जब लिख रहे थे कि कबीर पंथी एवं राम सने संप्रदाय के निर्गुण संत रामानंद के शिष्य थे, हम बात कर रहे थे, तब भी जोर देकर बात की थी कि कबीर पंथी और राम सने संप्रदाय का भी रामानंदी संप्रदाय से जुड़ाव है। यहाँ से सवाल बन सकता है। इस प्रकार से देखिए, ये सवाल बना है। तो यहाँ राम सनेही का सीधा संबंध हो गया रामानंदी के साथ। फिर रसिक संप्रदाय पर तो हमने खूब सारी बातें की कि अगरदास थे और किस प्रकार से ये रसिकता का समावेश राम काव्य में हो गया। रामानंदी संप्रदाय से इनकी शाखा जुड़ती है कि रेवासा सीकर में है, उस पर पूरी बात, प्रदान पीठ और ये सब बात की। तो सीधा रसिक संप्रदाय भी रामानंदी संप्रदाय से जुड़ जाता है। और गलता तो इनका मुख्य स्थल है ही, गलता जी जयपुर में इनकी प्रमुख रूप से है। ये तीनों हमारी इन स्लाइड में दिख रहे हैं। और जो चौथा ऑप्शन है परशुराम देवाचार्य, तो परशुराम देवाचार्य ने क्या किया था, सलेमाबाद में जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी पीठ स्थापित की थी। उसको भी निम्बार्क संप्रदाय पढ़ते समय बात की थी। तो अगर हमें पक्का पता हो कि परशुराम देवाचार्य वही है, अब यहाँ पर ये हो जाता है कि ये तीनों पता है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि परशुराम नाम का तो और व्यक्ति भी हो सकता है, ये हमारे मन में खटका हो सकता है। लेकिन इन तीनों के बारे में सही सही जानकारी है, इस प्रकार से पढ़ा हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत होने की नहीं है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। जो नए कवि थे उन पर तो हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया था, अलग से YouTube पर भी वीडियोस बनाए थे, ये जिनमें से ये पूरे के पूरे सवाल देखने को मिले हैं नए कवियों से जुड़े हुए। एक भी कोई भी कथन बाहर नहीं है, जैसे मुख्यतः रचनाएं ही पूछी गई है। तो देखिए, एक घबराए हुए शब्द किसकी रचना है, सीधी सी लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं हम याद कर रहे थे। शंखमुखी शिखरों से नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। तो घबराए हुए शब्द किसकी रचना हो गई, लीलाधर जगूड़ी की। रात अब भी मौजूद है, ये भी लीलाधर जगूड़ी की। और जो वेणुगोपाल है उनकी सबसे मुख्य रचना है हवाएं चुप नहीं रहती, और
तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचना जो महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध रचना है, और अशोक वाजपेयी को प्रसिद्धि इसी ने दिलाई थी, इस पर हम बार बार बात कर रहे थे। तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वहीं से सीधे सवाल आए हैं। घबराए हुए शब्द, यहाँ पर आलोक धनवा दे रखा है, जो कि रचना किसकी है, लीलाधर जगू। निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने रीतिकालीन काव्य को 3 श्रेणियां रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में विभाजित किया? तो किसने किया? सीधा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ पर हमने सवाल के रूप में लिखा कि रीतिकाल का वर्गीकरण करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 3 भागों में विभाजित करते हैं रीतिकाल को। कौन करते हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सीधा यहाँ पर बात की रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। विजय देव नारायण शाही के संबंध में असंगत है। असंगत आसान पूछ लिया, बिल्कुल सीधा ही। विजय देव नारायण शाही, सबसे पहली बात हमने क्या की कि किससे इनका जुड़ाव है? तीसरे सप्तक से जुड़े हुए हैं। सप्तक पर तो विशेष तौर पर हमने चार्ट बना करके और इनको क्रमवार तरीके से याद किया कि कौन सा सबसे पहले है, उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जन्म के अनुसार एक चार्ट बनाया था, एक सूत्र बनाया था चारों सप्तक का, और उसके अनुसार याद किए थे, और सप्तक के 3-4 सवाल हमें देखने को पेपर में मिले हैं। तो तीसरे सप्तक के कवि है, यहाँ दूसरा लिखा हुआ है। मछली घर साखी इनकी रचनाएं हैं, संवाद तुमसे भी इनकी है, और फैंटेसी का इस्तेमाल इन्होंने किया है। वो जो सांचो निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कौन देते हैं? तो यहाँ से सवाल आया, और यहाँ प्रश्न के रूप में हमने एक बनाया था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलाप रहे थे। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इस पर बात करते हुए भी हम बार बार बात कर रहे थे कि यहाँ से सीधा सवाल पूछा जा सकता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले कौन? तो प्रताप नारायण मिश्र। रचना और रचनाकार का पुनः आ गया। पत्थलगढ़ी पर तो हम बार बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि पत्थलगढ़ी तो पूछे जाने की पूरी संभावना। अनुज लुगुन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, तो पूछे जाने की काव्य संग्रह भी है और कविता भी है, तो उससे तो सवाल बनने की पूरी संभावना थी, और ये बना है। और पत्थलगढ़ी, अपना ही आकाश बुनो नष्टो मोर, रोटी नाम सत्य है, अपना ही आकाश बुनो, सन्नाटे के शिलाखंड पर, लगातार हरीश भादानी की रचनाएं हमने याद की थी, तो वहीं से आई है। घबराए हुए शब्द पीछे भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो सीधा नए कवियों का सवाल फिर है, रीति निरूपण के क्षेत्र में आलोचक दृष्टि एवं मौलिक चिंतन किस कवि के विवेचन की महत्वपूर्ण विशेषताएं है? तो भिखारी दास की ये विशेषता है, जो यहाँ पर हम संगत कथन की बात कर रहे थे। भिखारी दास के संबंध में संगत कथन है, इस तरीके से बात की, और उसमें देखिए रीतिकाल के संभवत पहले व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र एवं पूर्ववर्ती हिंदी काव्य का अध्ययन कर प्रसंगानुसार उदाहरणों का चयन करते हुए अपनी आलोचक दृष्टि, कैसी दृष्टि? आलोचक दृष्टि का ही परिचय नहीं दिया, अपितु आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास किया। तो शिलान्यास कर रहे हैं तो कुछ न कुछ मौलिक दृष्टि तो होगी ही होगी। तो भिखारी दास इसका उत्तर होगा, जो यहाँ पर इस संगत कथन वाले हमारे सवाल से बिल्कुल सही जा रहा है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वापस से रचना, उसमें भी रघुवीर सहाय की रचना आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय सबसे सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, और एक समय था, ये रचनाएं। और इसमें से ये सीधी रचना आ गई। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है, और
अरण्या जो है वो भी नरेश मेहता की, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या। अरण्या के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इस पर भी हमने अलग से बात की थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है तो ज्यादा महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। और 7 गीत वर्ष तो धर्मवीर भारती की है ही है, जो यथार्थ की गहराई लेती हुई रचना है। 7 गीत वर्ष 1959 में, और उसमें एक लंबी कविता है प्रेमेथ्यु गाथा। सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है। तो पहला कथन क्या है? द्विवेदी जी स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर हिंदी को परिमार्जित करने में लगे रहते थे। तो यहाँ पर देखिए, सरस्वती के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को स्थिर करने, व्यवस्था देने, परिष्कृत करने, व्याकरण सम्मत बनाने का कार्य किया, तो स्पष्ट हो रहा है। दूसरा है, सरस्वती में हिंदी से इतर भाषाओं के अनुवाद छापने की मनाही थी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सरस्वती के अंकों में कौन कौन से विषयों पर लेख होते थे। ये हमने कक्षा में बात की थी कि कौन कौन से लेख होते थे। उसमें ये जो दूसरा नंबर है वो था हिंदी तर भाषा के किसी सामयिक कवि लेखक का परिचय मिलता था। तो कवि लेखक का परिचय मिलता था तो कुछ न कुछ अनुवाद भी निश्चित तौर पर मिलते थे। ये 2 नंबर सवाल, 2 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। और 1903 से 1920 तक द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया। इस पर तो बार बार बात होती रही है। और द्विवेदी जी शिष्य कवियों की रचनाओं में बेखटके कलम चलाते थे। इस पर भी हम बार बार बात करते थे कि द्विवेदी जी कई बार उनके शिष्य कवियों द्वारा लिखी गई कविताओं में पूरा का पूरा फेरबदल कर देते थे। तो इस प्रकार से हूबहू सवाल आए हैं। एक पतंग अनंत में किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी की रचनाओं पर बात हो रही थी। तो एक पतंग अनंत में ये दूसरी इनकी रचना है। पहला काव्य संग्रह था शहर अब भी संभावना है, 1966 में आया प्रथम काव्य संग्रह। दूसरा एक पतंग अनंत में। सखी संप्रदाय के विषय में असंगत है। सखी संप्रदाय विवेचन कर रहे थे। उस समय हमने पढ़ा कि सखी संप्रदाय, जिसका दूसरा नाम क्या है? हरिदासी संप्रदाय। तो पहला कथन तो यहाँ पर इसके संस्थापक स्वामी हरिदास है। ये तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि हरिदासी संप्रदाय कहो या सखी संप्रदाय कहो, एक ही बात है। दूसरा है, निम्बार्क मत की यह अवांतर शाखा है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ परशुराम देवाचार्य द्वारा स्थापित की गई और संत हरिदास का सखी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा है। ये सीधी हमने बात की थी कि सखी संप्रदाय निम्बार्क के साथ जुड़ा हुआ है। सीधा का सीधा यहाँ पर ऑप्शन है। दूसरा है, इसमें सगुण कृष्ण की सखी भावना से उपासना। सखी संप्रदाय ही नाम है और इसमें सहज श्रृंगार रस में डूबे श्री कृष्ण का भक्त अपने आप को निकुंज बिहारी की सखी मानकर, क्या मान करके हम बात कर रहे थे, तो बार बार बात कर रहे थे कि सखी मानकर ही उपासना इन्होंने की है। भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मान लेता है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सवाल यहाँ से क्लियर हो रहा। आलोचना पत्रिका का प्रकाशन वर्तमान में कहाँ से होता है? पत्रिकाएं, उनके संपादक कहाँ से निकलती थी? इस पर हमने पूरे के पूरे एक लंबा चार्ट बनाया था और उनमें से पत्रिकाओं के दोनों सवाल आए। तो देखिए, आलोचना त्रैमासिक पत्रिका थी, हमने बात की थी, 1951 में निकली थी, दिल्ली से निकली थी। जिससे जुड़े हुए कौन थे? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह जी, ये सब इस पत्रिका से जुड़े हुए रहे थे। शिवराज भूषण किस विषय का ग्रंथ है? शिवराज भूषण जो है वो किस विषय का ग्रंथ है? तो सीधा सा सवाल है, अलंकार ग्रंथ।
यहाँ पर रेड पेन से अलग हाईलाइट करते हुए हमने लिखा कि शिवराज भूषण। वैसे एक बात और बार बार हम कर रहे थे कि भूषण शब्द लिखा हुआ आता है तो वो रचना किससे जुड़ी होगी, भरण या भूषण अलंकारों से होती है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है। प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक का चार्ट बनाया था और उसमें से ये सीधा सा प्रामाणिक वाला सवाल देखिए। प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? वृहद संस्करण को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का सबसे पहले नाम आया है। और यहाँ हमने बात की थी कि अनंत संवत की कल्पना करते हुए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने इसे एक माना था 90 वर्ष के अंतर वाला अनंत संवत। भक्तिकालीन हिंदी राम साहित्य की विशेषता नहीं है, तो नहीं पर ही बात कर लेते हैं। लोक रंजक रागानुगा भक्ति की बात किसमें होती है? कृष्ण भक्ति काव्य में। सीधा देखिए, ऐश्वर्यमय रूप में श्री कृष्ण, माधुर्यमय श्री कृष्ण, लोक रंजक रूप में श्री कृष्ण। कहां पर? कृष्ण भक्ति काव्य में इस प्रकार के कृष्ण का प्राधान्य, इस प्रकार की भक्ति का प्राधान्य मिलता है, लोक रंजक रूप। और राम भक्ति साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है? लोक रंजक रूप नहीं है, राम का लोक मंगल रूप मुख्य रूप से आया। सरहपा के प्रमुख वर्ण विषयों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे थे सरहपा के बारे में, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा भोग को ही निर्वाण मानते हैं और काया को ही तीर्थ। ये राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। राहुल जी क्या कहते हैं कि सरहपा भोग को ही निर्वाण मानते हैं और काया को ही तीर्थ मानते हैं। और यहाँ पर क्या है? भोग मार्ग का पूर्णतः विरोध जो किसने किया? गोरखनाथ की प्रमुख, गोरखनाथ की विशेषता है। और सरहपा की तो भोग प्रधान साधना ही प्रमुख विशेषता है। बाकी गुरु महिमा, पाखंड खंडन, सहज मार्ग, ये सब देखिए। सरहपा के काव्य में सहज संयम, बाह्य आडंबर का खंडन और गुरु सेवा इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इस पर भी हमने लगातार ये बात की। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किसके अनुसार? वर्ण एबीसीडी के अनुसार, वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास कौन करते हैं? गारसाद तासी करते हैं। तासी के बारे में ये वर्णन, और इसमें हमने लिखा ये वर्णानुक्रम अर्थात अकारादि या एबीसीडी पद्धति का प्रयोग गारसा तासी ने अपने साहित्य इतिहास में किया था। खालसा, नागा, विरक्त, खाकी आदि उपसंप्रदायों का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? राजस्थानी संप्रदाय से जुड़ा सवाल, उसमें भी दादू पंथ से सवाल। तो यहाँ पर देखिए, दादू के संबंध में संगत है, उसमें डी ऑप्शन देखिए। दादू में वैरागियों के 5 भेद है। दादू पंथियों की खालसा, नागा, उत्तरादि, विरक्त और खाकी पर हम बात कर रहे थे और बार बार इसको अंडरलाइन करके 3-4 बार रिपीट भी कर रहे थे कि यहाँ से सवाल आ सकता है। ये इसकी है। स्नेही महाब्रज भाषा परवीन और सुंदर तानी के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है और भी कई परीक्षाओं में पहले से आया हुआ है। और इस पर विशेष तौर पर घनानंद को पढ़ते वक्त हमने बात की है कि ये पंक्ति घनानंद के बारे में कौन कहते हैं? ब्रजनाथ कहते हैं। और ये देखिए, यहाँ सवाल के रूप में दे रखा है यही पंक्ति, नहीं महाब्रज भाषा परवीन ओ सुंदर तानी के भेद को जाने। ब्रजनाथ ने इस पंक्ति में किस कवि को ब्रज भाषा परवीन कहा है? तो किसको कहा है? घनानंद को कहा है। सीधा का सीधा सवाल जिस प्रकार से हमने बनाया, निम्नलिखित में से किसकी भक्ति भावना में दास्य, सख्य और मधुर्य भाव का
सम्मिश्रण देखने को मिलता है। जब हम सूरदास पढ़ रहे थे तभी हमने बात की कि वल्लभाचार्य जी से मिलने के पूर्व सूरदास विनय व दास्य भाव के पद गाया करते थे। तो दास्य भाव, पहला भाव क्या हो गया? दास्य। और दूसरा देखिए, गुरु से मिलने के बाद वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भाव की भक्ति। तो सीधा दो ही पंक्तियों से सीधा सवाल कि दास्य, सख्य और माधुर्य भाव का मिश्रण देखने को मिल जाता है। यदि मेरा ये अनुमान ठीक हो कि सुख सुखी के संवाद के रूप में ही रासो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो के विषय में, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हम यहाँ बात कर रहे थे पृथ्वीराज रासो की विशेषताओं के बारे में, तब हमने बात की कि पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया है, यह कथन किसने कहा? तो उत्तर क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हूबहू सवाल। भूषण बिनु न विराजी, कविता वनिता मित, यह ख्यात पंक्ति किस कवि आचार्य की है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, अक्सर अनगिनत परीक्षाओं में आई हुई पंक्ति। और इस पर केशवदास जो कि अलंकारवादी आचार्य है, उनके बारे में बात करते हुए हमने बात की। यद्यपि सुजाति सुलचनी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित, इसके बारे में बात करके और इसका अर्थ भी किया था कि केशवदास अलंकार का कविता में कितना महत्व बताते हैं। निर्गुण संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी निर्गुण संत कवियों की कौन सी विशेषता नहीं है, ये सवाल पूछा गया कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए, अधिकतर कवियों का ध्यान जनहित की रचनाओं के साथ साथ काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव पर था। तो देखिए, जनहित पर तो इनका ध्यान था, लेकिन काव्य शास्त्रीय विवेचन पर नहीं था, काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव पर नहीं था। तो यहाँ पर हमने बात की कि संत काव्य में काव्य शास्त्रीय विवेचना पर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन जब संत कवियों की अनुभूति कि जन सामान्य के साथ जुड़ती है, तब साधारणीकरण हो जाता है। काव्य सौष्ठव या काव्य उत्कर्ष की बात भी अलग से नहीं करते, काव्य शास्त्रीय विवेचना वे अलग से नहीं करते, और सहज सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, जन सामान्य को अपने केंद्र में रखते हैं, और काव्य रस के प्रति वे सजग नहीं रहे। निम्नलिखित में से किस रचना में गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है? बाकी सब में गद्य का प्रयोग हुआ है, लेकिन सरावकाचार, जैसे हम हिंदी की प्रथम काव्य रचना कहते हैं, तो वो गद्य रचना नहीं है, सीधी है। सरावकाचार का यहाँ पर जैसे वर्णन दिया है, दोहा पद शैली में ये लिखी गई है। तो दोहा पद शैली में लिखी गई है, चंपू वंपू काव्य ये है नहीं, इसलिए गद्य में नहीं आएगा। तो ये पहला उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में असंगत है। तो इसमें वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से नहीं है, जीवन परिचय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं, पर्याप्त विस्तार नहीं दिया है। मुख्य और गौण कवि अलग अलग करके और इन्होंने दिया है, और जायसी तुलसी आदि पर अलग अलग अध्याय दिए हैं, अध्यायों पर भी हमने चर्चा। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 84 वैष्णवन की वार्ता हमने बात की कि दो रचनाएं मानी जाती है गोकुलनाथ की, एक है 84 वैष्णवन की वार्ता और एक है 252 वैष्णवन की वार्ता। हमने ये विशेष तौर पर बात की कि 84 वैष्णवन की वार्ता में तो किसके शिष्यों का वर्णन? वल्लभाचार्य जी के शिष्य का, और 252 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्य? विठलनाथ जी के शिष्य का वर्णन आया है। और जो भक्तमाल पूछा है ये नाभादास का है, 200 भक्तों का इसमें वर्णन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमने बात की थी। और भक्त नामावली ये भी कई परीक्षाओं में पूछी गई है, ध्रुवदास जी
रचना है, और ये भी हमने यहाँ बात की। और जो तुलसीदास जी का चरित्र विवेचन भैनी माधव दास जी के मूल गोसाई चरित्र में मिलता है, इस पर की बात हम करें। रैदास के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी रैदास के बारे में जो अवधारणाएं दी गई है उसमें सही कौन सी नहीं है। तो रैदास की भक्ति कैसी है, निर्गुण ढांचे की है। रैदास मूल रूप से संत है और निर्गुण ढांचे के ही कवि है, सीधी बात है, निर्गुण संतों की हम बात कर रहे थे। और दूसरा है, रैदास के लिखे कुल 4 ग्रंथ मिलते हैं। हम बात कर रहे थे रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। सीधा कथन हमने लिख रखा है कि क्या मिलते हैं, 40 पद मिलते हैं, 4 ग्रंथों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ था कि रैदास के 40 पद मिलते, और रैदास काशी के रहने वाले माने जाते हैं। ये राज जन्म स्थान मडुवाडीह मोहला, ये भी कई बार पूछा जाता है, मडुवाडीह मोहला काशी। और रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से थे। गुरु रामानंद है, ये पढ़ा, गुरु रामानंद है। चारों ऑप्शन यहां से अपने इन 2 स्लाइड से क्लियर हो रहे हैं। अगला है, देखिए, सुमित्रा नंदन पंत और उनके काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, इन पर तो हमने विशेष तौर पर बात की थी, और पंत का सवाल हमारे सामने है। तो पंत के बारे में स्वर्ण धूली और उत्तरा अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर ये विभाजन किया था कि कौन सी रचनाएं किस श्रेणी में पंत की आती है। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित, या दूसरा इसका नाम है अंतस चेतना वादी युग पंत का रहा। उसमें कौन सी है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूली है, और युगपथ भी आएगी और उत्तरा भी आएगी। तो कई बार उत्तरा को अगले चरण में भी ले लिया जाता है, लेकिन दोनों चरणों में हम बात कर रहे थे तभी कि नव मानवतावादी में भी इनकी बात होती है, और जो अरविंद दर्शन प्रभावित है उसमें भी बात होती। सीधा यहाँ से सवाल बना है। कई बार काव्य रूपक, रजत शिखर, शिल्पी और सौवर्ण पर भी पूछा जाता है, इसलिए इन पर भी हमने बात की। साथ ही साथ पल्लव और वीणा में प्रकृति और मानव सौंदर्य के प्रति कवि की कला चेतना का परिचय मिलता है। तो देखिए, पल्लव और वीणा की हम बात कर रहे थे, तो इनके साहित्यिक अवदान पर बात कर रहे थे कि कौन सी रचना में कौन सी दृष्टि मुख्य रूप से आई है। तो पहला युग जो था प्राकृतिक सौंदर्य युग, जिसमें प्रकृति और मानव का गहरा संबंध बताया गया, इस पर हम बात कर रहे थे। और उसी युग में वीणा और पल्लव दोनों आते हैं। तो सीधी हेडिंग से ही हमारा सवाल क्लियर हो रहा है। अगला है, युगांत और युगवाणी में प्रगतिवादी चेतना है। युगवाणी ये रही, मार्क्सवादी है, प्रगतिवादी चेतना है। वैसे ही युगांत की भी बात की, उसमें भी प्रगतिवादी चेतना है। यहाँ पर ये बड़ा सीधा प्रगतिवादी रचनाएं या यथार्थवादी रचनाएं कौन सी है, तो युगवाणी है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्य है। सवाल यहाँ फिर है, लोकायतन एक सामाजिक चेतना का काव्य है जिसमें नारी के उत्थान की भावना का प्राधान्य मिलता है। अब लोकायतन पर हमने काफी सारी बात की थी, उसमें नारी के उत्थान की बात ज्यादा नहीं मिली। ये गांधी जी की बात मिलती है, गांधी जी के जीवन पर आधारित। मूल उद्देश्य जो है वो सामूहिक मुक्ति, सामूहिक मुक्ति। अकेली नारी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, बाकी तो आरपीएससी जाने, लेकिन जो सीधे तौर पर दिख रहा है तो नारी उत्थान भावना का प्राधान्य वाली बात इसमें नहीं दिखती। और इसकी पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध की पीड़ा है। लोकायतन में द्वितीय विश्व युद्ध की पीड़ा मिलेगी, गांधी जी मिलेंगे, सामूहिक मुक्ति मिलेगी, विज्ञान की विनाश लीला मिलेगी, मानव जीवन की गाथा प्रचलित सृष्टि मिथक के आधार पर मिलेगी, अरविंद दर्शन का प्रभाव मिलेगा, और पंत जी के पिताजी को समर्पित रही। इतनी विशेषताएं हमने लोकायतन की
चर्चा की। रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है। सीधी बात है, रीतिमुक्त काव्य धारा में रीतिबद्धता या अलंकारिक चमत्कार के प्रति आग्रह बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं कि यह विशेषता तो रीतिबद्ध काव्य की रही है और रीतिमुक्त काव्य की ये विशेषताएं, यहाँ से उदात्त प्रेम, भाषा का असाधारण प्रयोग, ये सब क्लियर हो जाते हैं। सवाल है, केदारनाथ अग्रवाल की काव्य शैली के संदर्भ में असंगत है। तो असंगत कौन सा है? प्रगतिवादी कवियों में वे सबसे कम कलात्मक कवि है। नहीं, प्रगतिवादियों का मूल स्वर तो क्या है? प्रगतिवादी चेतना है, मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित है। लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तब भी बार बार बात की कि सबसे अधिक प्रगतिवादियों में अगर कोई कलात्मक कवि है तो वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। और सीधे कथन के रूप में भी यहाँ हमने दे रखा है कि कवि के रूप में अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवियों में सबसे अधिक, सबसे कम लिख दिया इन्होंने। क्या लिख दिया? सबसे अधिक की जगह सबसे कम लिख दिया। सबसे अधिक कलात्मक कवि है, सीधा का सीधा यहाँ से सवाल उठा है। और जीवन के प्रति रागात्मकता, इस पर भी हमने खूब बात की, ये पढ़ा। जीवन और उससे उपजी रागात्मकता, इस पर भी ये सारे यहाँ पर ऑप्शन अपने को मिले। निम्न में से कबीर को प्रभावित करने वाला विकल्प नहीं है। ये तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, और ये देखिए पहले से ही वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है और इनको बार बार रिपीट किया था कि इनको तो याद करना ही है, क्योंकि ये आरपीएससी अक्सर पूछ लेती है कबीर किस किस से प्रभावित है या किससे प्रभावित नहीं है। तो देखिए, इस्लाम से एक ईश्वरवाद लेते हैं। अपने यहाँ पर क्या पूछा है? उत्तर पूर्व के नाथ पंथ और सहज्ञान से ये प्रभावित थे। नाथों से ये रहे, नाथों से प्रभावित, सिद्धों से यानी, और सहज्ञान से प्रभावित। और पश्चिम का सूफीवाद, सूफियों से इन्होंने दाम्पत्य प्रतीक वगैरह लिए तो प्रभावित है। और दक्षिण के वेदांत भावित वैष्णव धर्म से, देखिए वैष्णवों से इन्होंने अहिंसा पर प्रतिवाद दिया है, तो वैष्णव धर्म से ये बाकायदा प्रभावित है। और जैनों से शून्यवाद, शून्यवाद कहाँ से लेते हैं? गुरु का महत्व, योग साधना, साधनात्मक रहस्यवाद, शून्यवाद, नाथ साहित्य से इन्होंने लिया है। ये हमने की है और यहीं से सवाल आया है। गलत कथन है। नागार्जुन के बारे में बात हो रही है, मुक्तिबोध के बारे में बात हो रही है, उनमें से गलत कथन कौन सा है? हिंदी कविता में गंभीर हास्य व्यंग्य का प्रयोग करने में नागार्जुन की स्थान है। तो व्यंग्य, ये व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखते हैं। सबसे अधिक व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखने वाले कवि कौन? नागार्जुन। और हजार हजार बाहों वाली, ये सीधा पड़ा है, हजार हजार बाहों वाली इन्हीं की रचना है। और तालाब की मछलियां और जमुन जल तुम केदारनाथ अग्रवाल की नहीं। जमुन जल तुम तो केदारनाथ की है, लेकिन तालाब की मछलियां जो है वो किसकी है? नागार्जुन की। ये पढ़ा, तालाब की मछलियां 1975 में लिखी गई, नागार्जुन की रचना। तो ये गलत हो गया। और मुक्तिबोध फैंटेसी का प्रयोग करते हैं। मुक्तिबोध को पढ़ते वक्त एक ही बात बार बार रिपीट होती है, फैंटेसी के लिए ही मुक्तिबोध जाने जाते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ जायसी द्वारा रचित नहीं है? जायसी की पूरी रचनाओं पर हमने विशेष तौर पर बात की और आया है अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। महत्वपूर्ण आई है, बाकी वाली नहीं पूछी है, हमने सब पर बात की थी। और पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इनमें से किस संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है? राधा ही प्रमुख है। राधा वल्लभ संप्रदाय को पढ़ते वक्त हम बार बार बात कर रहे थे कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी मुख्य है। मुख्य कौन है? राधा जी। राधा जी को मुख्य स्थान स्पष्ट रूप से हमने लिखा। और वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण रसिक किशोर के रूप में वर्णित किए हैं।
केशव के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखिए, केशव के सारे ग्रंथ मुक्तक है? नहीं, केशव ने प्रबंध और मुक्तक दोनों रचनाएं की है। ये रहे प्रबंध। केशव ने आचार्य शुक्ल के अनुसार 2 प्रबंध लिखे और डॉक्टर नागेंद्र संपादित इतिहास में ज्यादा बात है, 5 की बात है, उस पर हमने विस्तृत रूप से हर रचना पर बात की थी और वहीं से सवाल आया है। ओरछा नरेश वाला भी ये पढ़ा, और ओरछा नरेश के यहाँ रहे थे। भाषा मूलतः ब्रज है और संस्कृत की जो देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र को ब्रज भाषा में रूपांतर कर उसे सामान्य पाठकों से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो मूल रूप से किस में लिखते हैं? ब्रज में लिखते हैं। स्पष्ट हो गया? प्रकार से सीधा सवाल, कल्पना ही उनकी कविता का मेरुदंड, उनकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। परिभाषा पूछी है नंद दुलारे वाजपेयी जी की, और वाजपेयी जी किसके बारे में कहते हैं? उस पर हम पंत जी पर बात कर रहे थे, तो उनके संबंध में 10-12 परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण थी उन पर बात की थी। उसमें से एक ये थी नंद दुलारे वाजपेयी जी की परिभाषा, कल्पना ही पंत की कविता का मेरुदंड, उसकी काव्य सृष्टि ही कल्पना की बाल सुलभ रंगीन उड़ानों से लेकर अत्यंत तल्लीन अनुभूतियों के चित्रण में पंत जी का विकास क्रम देखा जा सकता है। नंद दुलारे वाजपेयी, सीधा का सीधा सवाल यहाँ से परिभाषा हूबहू लिखी है, मेरुदंड से हमने याद किया था। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। इनकी भाषा पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये किसकी भाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये रहा सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाद वैदग्ध्यपूर्ण, यानी शुक्ल जी के कथनों पर विशेष तौर पर हमने ध्यान दिया था कि यहाँ से तो सवाल बनने ही बनने हैं, यहाँ से सवाल गलत नहीं जाना चाहिए। श्रृंगार रस के ग्रंथ में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। ये रहा श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, रेड पेन से हमने हाईलाइट करवाया था कि उतना और किसी का नहीं। ये आचार्य शुक्ल का कथन सीधा का सीधा यहां से। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। ये भी अगेन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है। नायक नायिका भेद की बात हो रही है। तो ललित ललाम तो अलंकार ग्रंथ है। इन ग्रंथों पर बात करते हुए हम कर रहे थे बात कि रस निरूपण जहां होता है वहां संभावना होती है नायक नायिका भेद के वर्णन की। रस के साथ हो सकता है, अलंकार वगैरह के साथ नायक नायिका भेद नहीं रहता है। तो देखिए, ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है और कवि प्रिय केशवदास जी का अलंकार ग्रंथ है और काव्य निर्णय दास जी का काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु यानी सर्वांग विवेचन से जुड़ा ग्रंथ है। इस पर हम बात कर रहे थे। तो देखिए, ललित ललाम अलंकार ग्रंथ और काव्य निर्णय जो सर्वांग विवेचन है उसमें कौन कौन से आए हैं? काव्य गुण, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, प्रयोजन, ये सब आए हैं, लेकिन नायक नायिका भेद नहीं है। और श्रृंगार मंजरी नाम से ही लग रहा है कि ये रस से जुड़ी रचना है, श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर नायक नायिका भेद है और इसी में है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय माना है। राहुल सांकृत्यायन उनका समय कितना मानते हैं? 740 से 769। तो सीधी बात है, दशक 8वीं शताब्दी हो जाएगा। तब शताब्दी पहले तो देखनी है, दशक तो बाद की बात। शताब्दी कौन सी हो रही है? 740 से 769 है। तो सीधा सा शताब्दी हो गई 8वीं और उत्तर हो जाएगा यहाँ पर
69 ईस्वी हमने लिख रखा है, इससे हम कर सकते हैं 8वीं शताब्दी। चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम है। चरणदासी संप्रदाय जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि इनके गुरु का नाम शुकदेव था। तो गुरु का नाम शुकदेव है तो शुक संप्रदाय, वैसे ये पहले शुक संप्रदाय नाम से ही जाना जाता था, बाद में इसे चरणदासी संप्रदाय के रूप में जाना गया। तो ये दूसरा नाम क्या हो गया गुरु के नाम पर? शुक संप्रदाय नाम हो गया। इस पर भी हम बात करें। भारतेंदु मंडल के लेखक है। भारतेंदु मंडल में मुख्य रूप से भारतेंदु जी, प्रेमगन जी, प्रताप नारायण जी, बालकृष्ण भट्ट जी वो सब आते हैं। प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, ये सब के सब आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से स्पष्ट हो रहा है सीधा, एक ही नाम इसमें आया है, प्रताप नारायण मिश्र। अगला देखिए, माधुरी पत्रिका में सन 1927-28 में छप रही पंत जी और पल्लव लेख माला के रचनाकार कौन कौन थे? पंत जी और पल्लव नाम से, ये देखिए, पंत और पल्लव नाम से निराला जी ने निबंध लिखे थे, लेखमाला लिखी थी, और जिसमें पंत द्वारा कवित छंद को जातीय छंद न मानने का, पंत जी और पल्लव में निराला जी ने क्या किया था? कवित छंद को जातीय छंद नहीं मानने का विरोध किया था। तो यहाँ पर ये हमने बात की थी छायावाद के बारे में, पंत के पल्लव के बारे में, और उसमें निराला जी की इस लेखमाला की थी। इस संग्रह में स्त्री रचनाकार नहीं है। तो स्त्री रचनाकार नहीं है पूछा है, और जो पहला ही सप्तक है तार सप्तक, उसमें कोई भी स्त्री शामिल नहीं थी। अगे जी थे, रामविलास शर्मा जी थे, मुक्तिबोध, प्रभाकर महात्वे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, इनमें नहीं है। तो सीधा उत्तर हो जाएगा तार सप्तक। और स्त्री के संबंध में हमने अलग से बात भी की थी कि कौन से सप्तक में कौन सी स्त्री है, इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है। नरेश मेहता के बारे में है कि इनकी रचना समय देवता लंबी कविता है। ये नरेश मेहता ने किस कविता को नई कविता की प्रथम लंबी कविता माना? तो समय देवता, जो मेरा समर्पित एकांत में संकलित है, प्रश्नोत्तरी के रूप में हमने ये लिया था। और ये सेकंड सप्तक के कवि है, तीसरे सप्तक के नहीं। सप्तक ध्यानपूर्ण तरीके से मतलब पढ़े थे, और उसका फायदा भी रहा है कि सप्तक से सीधा सवाल आया। वन पाखी सुनो उत्सवा अरण्या, इनके कविता संग्रह ये रहा। वन पाखी सुनो, उत्सवा और अरण्या महत्वपूर्ण रचनाएं आई है, और प्रेम की तरह प्रकृति के भी कवि माने जाते हैं। ये रहा मेहता, आप प्रकृति से सहज सरल ग्राम्य बिंब ग्रहण करते हैं, और प्रेम, ये रहा, नारी प्रेम के निष्कलुष रूप से शुरू होकर जीवन के विविध आयामों से इनकी कविता जुड़ जाती है। तो नरेश मेहता के बारे में ये सारे के सारे कथन यहाँ से अवधारणा के रूप में हमने पढ़े थे, और हूबहू पेपर में आए। मतीराम के कर्तृत्व के संबंध में गलत कथन है। रसराज श्रृंगार और नायिका भेद का ग्रंथ है। वृत्त कौमुदी इनका पिंगल विषयक ग्रंथ है। तो देखिए, रसराज में श्रृंगार रस है, नायक नायिका भेद है बिल्कुल, और वृत्त कौमुदी ये रहा छंद प्रधान या पिंगल, पिंगल किसको कहते हैं? छंद को कहते हैं, कई बार बात हो चुकी है अपनी। और नायिका भेद का निरूपण रसमंजरी और बरवे नायिका भेद दोनों के आधार से लिया था, ये हमने यहाँ पर बात की थी। और ये जो 100 अर्थालंकारों का चित्रण किया गया है, ये कथन गलत। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में असंगत है। सिद्ध साहित्य के संदर्भ, इनकी रचनाओं में वज्रयान धर्म का प्रचार मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वज्रयान धर्म का प्रचार
मिलता है। आधारी वज्रयान है, ये रहा। सुदूर दक्षिण में चलने वाले वज्रयान को वहां जाकर के सिद्ध अपनाते हैं। इस पर हम बार बार बात कर रहे थे, ये रहा यहाँ पर। दूसरा है, इनकी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के निकट की जन बोली है। इनकी भाषा कैसी है? बिहार की जन भाषा में काव्य रचना करने के कारण सिद्धों की भाषा कौन सी रही? मगही का पूर्वी रूप। किसका पूर्वी रूप? मगही का। तो सौरसेनी अपभ्रंश के निकट की जन बोली नहीं होगी, मागधी अपभ्रंश के हो सकता है, अर्ध मागधी अपभ्रंश। मागधी भी नहीं, अर्ध मागधी अपभ्रंश पूर्वी बोली से। इस साहित्य की अधिकांश रचनाएं चर्या गीतों में हुई। तो चर्या गीत पर भी हमने बार बार बात की है। ये रहा चर्या पद, चर्या गीत की बात, दृष्टकूट वाली बात, ये सारी बातें। और समाज में व्याप्त रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया गया। रूढ़ि एवं बाह्य आडंबर का ये विरोध करते हैं। 2 स्लाइड में पूरा सवाल स्पष्ट तौर पर आया। निम्नलिखित में से हिंदी जैन चरित काव्यों की विषय वस्तु के संबंध में असंगत है। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया था हमने कि जैन साहित्य का उपविभाजन इस प्रकार से है। उसमें पौराणिक पात्र, तो देखिए पौराणिक पात्र यहाँ पर पहले में आ गया। ये देखिए तीसरा है लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्र। तो लोकाश्रित काव्य है तो लोक कथाएं हो गई अपने आप। और अगला है जैन धर्म का प्रतिपादन, धार्मिक प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले पात्र। तो जैन धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं तो धार्मिक प्रतिज्ञा का पालन अपने आप करेंगे। और परंपरा से प्राप्त कथानकों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, ये सारी परंपराएं हैं, इनका पालन कर रहे हैं। जैन कवियों ने परंपरा से प्राप्त काव्य के आधार पर ही लिखा था, उपेक्षा नहीं की थी, उन पर ही ज्यादा लिखा था। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध कविता है। ये रहा पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता। और 1922 तक गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व चतुर्वेदी जी प्रताप का संपादकीय कार्य करते थे। ये यहाँ पर हम जब इनके संपादन की बात कर रहे थे तब हमने बात की थी कि प्रताप जो कानपुर से निकलता था उसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने 1924 में किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के बाद किया है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है। और भारतीय आत्मा नाम से उन्होंने लिखा था। ये रहा सवाल के रूप में हमने दिया कि कौन एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। और अगला है वेणुलो गुंजो धरा उनकी कहानियों का संग्रह है। कहानियों का संग्रह नहीं, कविताओं का संग्रह है। इसलिए यहाँ 2 कथन हो रहे हैं, 1922 वाला और वेणुलो गुंजा धरा। वो यहाँ पर इस सवाल के डिलीट होने की प्रबल है। निम्नलिखित के आधार पर सही उत्तर विकल्प चुनिए। यानी प्रेमचंद जी के उपन्यास क्रमवार तरीके से आए हैं। सबसे आसान सवाल है, हम सभी को याद है कि कौन सा पहले लिखा गया कौन सा बाद में, इस पर हम बात कर चुके हैं। उन्होंने 11 उपन्यास लिखे थे और 11 इस प्रकार से क्रम से थे: सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगल सूत्र, जो कि रह गया। सीधा सवाल। पत्र और उनके प्रकाशन स्थल की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। आसान सवाल था। सबसे महत्वपूर्ण हिंदी प्रदीप, बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट का पत्र था, बहुत महत्वपूर्ण भारतेंदु युग की पत्रिका, जो कहाँ से निकलती थी? प्रयाग या इलाहाबाद से। यहाँ क्या लिखा है? बनारस। हाँ, पहले से ही स्पष्ट हो रहा है। बाकी ये रही ब्राह्मण पत्रिका जो मासिक है, और आनंद कादम्बिनी जो कि मिर्जापुर से निकलती है, और हिंदुस्तान पहले इंग्लैंड से निकलता था और फिर काला कंकार से। इस प्रकार से ये था उन सवालों का विश्लेषण जो सीधे के सीधे तौर पर हमारे वीडियोस, हमारी स्लाइड से आए हैं। इसके अलावा अवधारणा के आधार पर जो हमने बात की उससे
भी बहुत सारे सवाल बने हैं जो हमने पढ़ा, उसके विश्लेषण करने पर ये लग रहा है कि हमारी ये पढ़ने की जो मेहनत थी, पढ़ाने की जो मेहनत थी, काफी हद तक सफल हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।